ओके सो गाइस, जैसे कि हम लोग का ये चैप्टर चालू था, इस चैप्टर इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखे थे सेंटर ऑफ मास देखे थे, और हम लोग देखे थे डिस्प्लेस पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या आता है इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास के टर्म में, ठीक है। तो अभी हम इस पार्ट से चालू करेंगे, इस वीडियो से चालू करेंगे अपना न्यू टॉपिक, मतलब न्यू टॉपिक नहीं है, उसी का सब टॉपिक है, ठीक है। क्या नाम है इसका? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा वो हम लोग को मालूम करना है। देखो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, ये सीएम का मतलब सेंटीमीटर नहीं है, याद रखना, सेंटर ऑफ मास है, ओके। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई डेरिवेशन नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है? मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग देखे थे इसके पहले वाला पार्ट में हम लोग देखे थे आर आता था पोजीशन वेक्टर और एम आता था। वैसे अगर वेलोसिटी मालूम करना है तो वेलोसिटी लिख दो और मास लिख दो, और नीचे भी मास रहेगा। और तो ये मास का मतलब क्या? टोटल मास। टोटल मास को हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एज इट इज़, और ये टोटल मास को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? एम वी का फॉर्मूला, एम वी क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है? मोमेंटम का। किसका फॉर्मूला होता है? मोमेंटम, ठीक है। तो इट इज़ अ रिजल्ट मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम। ये फॉर्मूला क्या है? टोटल रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम। और ये क्या है? टोटल मास। समझ में आया? ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे वेटेज एवरेज ऑफ मोमेंट भी बोल सकते हैं, मोमेंटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। वेटेज इसलिए क्योंकि ये मास है ना, तो वेटेज एवरेज मतलब डिवाइड में, तो एवरेज, वेटेज एवरेज ऑफ मोमेंटा, ओके। तो इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ वी क्या रहेगा? सेम रहेगा, ओके। फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या रहेगा? बस इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन। ये नहीं आएगा, क्या आएगा? इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन वेलोसिटी इंटू डीएम, और ये कब? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ठीक है। नाउ अब एक्सीलरेशन देखेंगे। वेलोसिटी हो गया, अब क्या देखेंगे? एक्सीलरेशन। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसके पहले वाला पार्ट में हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखे थे, अभी इस पार्ट से हम लोग चालू किया वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या रहेगा? सिंपल, वी की जगह क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन आएगा। तो ये हो गया ये, ओके। अच्छा, एम इंटू ए क्या होता है? फोर्स होता है ना। तो मैं इसका लिख सकता हूँ टोटल फोर्स। टोटल फोर्स मतलब रिजल्टेंट, टोटल को ही रिजल्टेंट बोलते, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रिजल्टेंट फोर्स अपॉन टोटल मास, है ना। ये टोटल मास है ना, इसका मतलब क्या है? टोटल मास, तो टोटल मास, ओके, समझना है। तो ये टोटल मास, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं वेटेड, क्योंकि मास है, वेटेड एवरेज ऑफ फोर्सेस, ठीक है। नाउ फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा? सिंपल, इंटीग्रेशन कर देंगे बस, और ए इंटू डी एम, और ये नीचे एम। समझ में आया? सिंपल, एक याद हो गया, दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का सेम है, ठीक है। बस ए आ गया, ए वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या हम लोग देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक, एक्चुअली में ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत दिया है, आप लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे। मैं 2-3 पॉइंट उसमें से निकाल दिया हूँ, क्योंकि बड़े बड़े पॉइंट को मैं निकाल दिया हूँ, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछेगा भी एग्जाम में तो 3 या 2 मार्क के लिए पूछेगा। 2 मार्क के लिए अगर पूछा तो 4 पॉइंट लिखना, 4 मार्क्स के लिए पूछा, सॉरी 3 मार्क्स के लिए पूछा तो अगर 6 पॉइंट लिखना, ठीक है। तो इतना बड़ा मैंने नहीं लिया, मैंने जो छोटा छोटा है उसको मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ओके। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट करके भी लिख सकते हो, ओके। नाउ पहला पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट। ये क्या है? हाइपोथेटिकल का मतलब जिसका होना इम्पॉसिबल। हाइपोथेटिकल हम लोग सोच रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाइपोथेटिकल कि मेरा साइंस में 100% आ जाएगा, कभी आएगा क्या? नहीं आएगा, लेकिन हाइपोथेटिकल सोच सकते हैं ना हम लोग। तो सेंटर ऑफ मास इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट एट विच इंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे मैंने बताया सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ऑब्जेक्ट का ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट बैलेंस हो, क्या हो? कॉन्सेंट्रेट हो, बैलेंस हो, उस पॉइंट को ही बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। बट वो हाइपोथेटिकल है, याद रखना, हाइपोथेटिकल, ओके। सेंटर ऑफ मास इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट एट विच एंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसा होता नहीं है,
ठीक है, लेकिन हाइपोथेटिकल हम लोग सोच रहे। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज अ लोकेशन। क्या है ये? सेंटर ऑफ मास ये लोकेशन है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, एंड नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि वेलोसिटी, मास, लेंथ, एक्सेलरेशन, ये सब जो भी चीज़ें, ये क्या है? एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, उनकी फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन सेंटर ऑफ मास ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये लोकेशन बताता है कि ये लोकेशन पे ये बॉडी टिकेगी, ये कॉन्सेंट्रेट होगी, टिकेगी। ठीक है, ये खाली लोकेशन बताता है। तो सेंटर ऑफ मास इज अ लोकेशन एंड नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो इसका यूनिट भी नहीं रहेगा ऑब्वियसली, और इसका डायमेंशन भी नहीं रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज पार्टिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट फॉर अप्लाइंग लॉ ऑफ मोशन। अब लॉ ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास ये क्या है? इज अ पार्टिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट फॉर अप्लाइंग लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन के लिए अप्लाई करते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच इफ अ फोर्स इज अप्लाइड इट कॉजेज ओनली लीनियर एक्सीलरेशन। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा लोकेशन है, एक ऐसा जगह है कि अगर मैं इस पॉइंट पे, उस जगह पे अगर मैं फोर्स लगाऊं तो जो वो वहाँ का जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा लीनियर एक्सीलरेशन होगा, लीनियर, सीधा, सर्कल में नहीं होगा, याद रखना। अगर सर्कल की चीज़ है लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास पर अगर मैं फोर्स लगा रहा तो वो लीनियर एक्सीलरेशन होगा। ओके, तो लीनियर एक्सीलरेशन एंड नॉट एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं होगा, मैंने वजह से ही बता दिया, एंगुलर नहीं होगा, लीनियर होगा, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया, सेंटर पे लगाया तो लीनियर होगा ना। ऐसा होगा, अगर मैं देखो ये पॉइंट के ऊपर मैं धक्का सा दिया तो ये लीनियर होगा, ये प्लेन बुक के अंदर जाएगा, लीनियर होगा। एंगुलर होगा क्या? नहीं, एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं होगा। क्या होगा? लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट द सेंट्रॉइड। याद रखना, सेंटर ऑफ मास को ही हम लोग सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोकेट होता है? एट द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड। ठीक है, आगे हम लोग सेंट्रॉइड भी देखेंगे। ओके, फॉर अ रिजिड बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। फॉर अ रिजिड बॉडी, कैसी बॉडी? सेंटर ऑफ मास लोकेट होता है कहाँ पे? सेंट्रॉइड पे। कब? जब रिजिड बॉडी हो और यूनिफॉर्म डेंसिटी। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट डेंसिटी। क्या हो? कांस्टेंट डेंसिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये सब पॉइंट लिखते जाओ। ठीक है, सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। जो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लोकेट होगा, मतलब सपोज करो अगर ये अगर ये क्या बोलेंगे इसको, ये सपोज करो रेक्टेंगल है। ओके, दिख रहा है रेक्टेंगल। अब आप लोग बोलेंगे ये सेंटर ऑफ मास है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कैसे हो सकता? क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसके बीच में होगा ना सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे अगर मैं रहूँगा तो ये गोल बैलेंस रहेगा। तो ज्योमेट्रिकल ये क्या है? सेंटर पे होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होना चाहिए। ठीक है, फॉर अ सिमेट्रिकल रिजिड बॉडी। सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक क्या होता है? ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब कि अगर मैं इसको काट दूँ तो ये इसकी तरह दिख रहा है। अगर सर्कल, ये भी क्या है? सिमेट्रिकल है। इसको मैं काट दूँ तो ये इसकी तरह दिखेगा, सेम मिरर की जैसा। लेकिन 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 अगर मैं इसको, ये रेक्टेंगल को अगर मैं काट दूँ तो क्या ये इसकी तरह दिखेगा? क्या इसकी तरह? नहीं दिखेगा। अगर ये रेक्टेंगल को काटूँ, हाँ, तो ये दिखेगा, ये दिखेगा। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? सिमेट्रिकल। इसको भी सिमेट्रिकल, इसको भी सिमेट्रिकल, लेकिन इसको सिमेट्रिकल नहीं, इसको अनसिमेट्रिकल। समझ में आया डिफरेंस क्या है? सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिक, ओके, तो क्या? सिमेट्रिक रिजिड बॉडी ऑफ अ यूनिफॉर्म डेंसिटी। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी चेंज। सेंटर ऑफ मास कैन बी मतलब लोकेशन, जो सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है वो चेंज हो सकता है। कब? ओनली बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस हुआ। कब चेंज होगा? जब मैं कोई, अगर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट का सपोज करो कोई भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास इधर है। अब मैं यहाँ पे इसको फोर्स लगा रहा हूँ कहीं पे भी, सपोज करो यहाँ पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास चेंज होगा क्योंकि फोर्स लगा रहा हूँ तो कुछ ना लिटिल बिट ही होगा, लेकिन होगा चेंजेस। लेकिन अगर मैं कोई भी फोर्स है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं फोर्स है, सिंपल अपना है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा इधर ही पे रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों को सेंटर ऑफ मास चेंज करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है? तो फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास को, ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास को कैसे चेंज करेंगे, ओनली बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। इसको वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हो ये सब पॉइंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल फोर्स, इंटरनल मतलब कोलिजन, जो हम लोग कोलिजन पढ़े थे ना, कोलिजन ये सब बहुत सारे इसके पहले वाले पार्ट में, पहले वाले पार्ट में शायद पढ़े थे हम लोग कोलिजन, ठीक है। कोलिजन मतलब इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। नेवर चेंज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जो भी कोलिजन की वजह से, कोलिजन जो होता है ना, कोलिजन की वजह से सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता, क्योंकि वो इंटरनल फोर्सेस होता है। कोलिजन जो होता है वो इंटरनल फोर्स, तो अंदर कुछ भी करो तुम, बाहर से उसका सेंटर ऑफ मास से कोई लेना देना नहीं, सेंटर ऑफ मास जहाँ पे था वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो इंटरनल फोर्स चेंज नहीं करेगा, क्या नहीं चेंज करेगा, सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं करेगा, क्या चेंज करेगा, अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अ सिस्टम of particles the center of mass need not coincide with any of the particle, ठीक है, समझिए। फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स द सेंटर ऑफ मास नीड नॉट कोइंसाइड विद एनी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। सेंटर ऑफ मास किसी के साथ भी कोइंसाइड नहीं होगी, कोई भी पार्टिकल के साथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट अबाउट विच द समेशन ऑफ द मोमेंट्स ऑफ मासेस इन द सिस्टम इज जीरो। ये तो हम लोग अभी पढ़े ना हम लोग, ये यहाँ अभी पढ़े, मतलब कि इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़े। यहाँ पे देखो ये वाला, ये देखो समेशन, इसी को बोलते हैं समेशन, मतलब टोटल मोमेंटम का मास का प्लस करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। कौन बताया था ये, सेंटर ऑफ मास, तो यही हो, यही कैरेक्टरिस्टिक उसने बना दिया। देखो मैं पढ़ता हूँ एक बार, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट अबाउट विच द समेशन ऑफ मोमेंट्स ऑफ मासेस इन द सिस्टम इज जीरो। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके, उसको यहाँ पे डेफिनेशन बना दिया, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर इज एन एक्सियल सिमेट्री फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट द सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अगर कोई सिमेट्रिकल बॉडी है तो वहाँ पे उसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो कहाँ पे लाइज करेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक पे लाइक करेगा। मतलब कि अगर सपोज करो ये देखो सिमेट्रिक एक बॉडी है, तो जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ये कहाँ पे है, मतलब सिमेट्रिक के एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर आर मल्टीपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे मल्टीपल एक्सिस, अगर किसी केस में अगर मल्टीपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट द सेंटर ऑफ मास इज एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब सपोज करो यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, देखो सपोज करो ये ले लिया मैंने रेक्टेंगल, ओके, ठीक है। एग्जांपल देखो, ये पॉइंट को समझ, ये अपना कौन सा पॉइंट है, ये 12 पॉइंट है, ठीक है। 12 पॉइंट को समझाने के लिए यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको सिमेट्रिक बनाऊँ, सिमेट्रिक मतलब कि उसका मिरर अगर मैं बनाऊँ तो देखो ये सिमेट्रिक है, हाँ है, क्योंकि ये जितना है उतना ये भी रहेगा। लेकिन एक और भी ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये जितना है, देखो ये जितना है उतना ये भी रहेगा। तो यहाँ पे सिमेट्रिक जो है, सिमेट्रिक एक्सिस जो है वो दो हो गई, एक ये भी हो सकती है और एक ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और एक ये भी हो सकती है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा इंटरसेक्शन पे रहेगा। इंटरसेक्शन जहाँ पे वो दो एक्सिस मिल रही है, वो उस पॉइंट को बोलेंगे ये है सेंटर ऑफ मास। इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ये है। समझ में आया? अब आप लोग बोलेंगे यहाँ पे भी तो बना सकते थे ना आप, यहाँ पे भी बना सकते थे, ये एक और ये दो, ठीक है बना लो इसको, तो ये भी तो सेंटर इधर से आ रहा है ना। तो ये वही बोल रहा है कि इफ़ देयर आर मल्टीपल, बहुत सारे एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है, बहुत सारे, कि कोई भी पार्ट में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट द सेंटर ऑफ मास इज एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे उस पॉइंट को ही बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है? ठीक है। लास्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास नीड नॉट बी विद इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर नहीं होता, ठीक है। सेंटर ऑफ मास नीड नॉट बी विद इन द बॉडी, ओके।
छोटा छोटा पॉइंट जो था मैंने टेक्स्ट बुक से वो लिया हूँ, और जो बड़ा बड़ा पॉइंट है वो मैंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जितना पूछा उतना ही पढ़ के जाओ, ठीक है। तो आप लोग को 2 या 3 मार्क के लिए पूछेगा, तो आप लोग ज़्यादा हो सके तो 13 जो पॉइंट मैंने लिखा है वो 13 पॉइंट, इसमें से 6 पॉइंट अच्छे से याद कर लो, 6 या 7, ठीक है, 6 या 7 अच्छे पॉइंट अच्छे से याद कर लो, छोटा छोटा जो याद हो सके आप लोगों को। और बहुत इजी है, ओके, ये तो बहुत इजी था, है ना, जो इजी है उसको याद कर लो, ओके। नाउ इस चैप्टर का और इस वीडियो का और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म और इस वीडियो का भी एंड हो जाएगा, ओके। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्यूशन, मतलब MCQ एंड न्यूमेरिकल्स। याद रखना, हम लोग चैप्टर खत्म होने के बाद MCQ और न्यूमेरिकल्स ही खाली पढ़ते हैं, ओके। चैप्टर पढ़ते हैं MCQ एंड न्यूमेरिकल्स, ओके। नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको मैं CG भी बोल सकते हैं, याद रखना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को CG से दिखाते हैं। जैसे CM का फुल फॉर्म क्या होता है, CM का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, यहाँ पे हम लोग के केस में CM का मतलब सेंटर ऑफ मास, और CG का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी of a body is the point around which the resultant torque due to force is of gravity on the body is 0, ठीक है। ऐसी बॉडी जिसके पॉइंट पे अगर सपोज को ये पॉइंट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सपोज को ये ऑब्जेक्ट, अब ये पॉइंट मुझे मिल गया, इसको मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलूँगा। कब बोलूँगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी? जब इसके अराउंड ये जो अराउंड है ना, ये जितने भी यहाँ पे जितने भी टॉर्क है, टॉर्क किसकी वजह से पैदा होता है, किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, फोर्स की वजह से। तो जितने भी फोर्स है वो क्या होंगे, अगर 0 होंगे तो उस पॉइंट को मैं बोलूँगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट अराउंड विच द रिजल्टेंट मतलब टोटल, याद रखना, सिंगल नहीं, टोटल टॉर्क ड्यू टू फोर्स, टॉर्क तो फोर्स की वजह से प्रोड्यूस है ना, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी इज 0, मतलब कि ऐसा पॉइंट जिसके अगल बगल जो भी टॉर्क है, टॉर्क किस वजह से प्रोड्यूस होता है, फोर्स की वजह से, इन सब का टॉर्क को अगर मैं प्लस करूँगा तो 0 आ रहा है, तो उस पॉइंट को मैं बोलूँगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझा डेफिनेशन? ईजी था, एकदम ईजी था। लास्ट टॉपिक अपना, ठीक है, एनालॉगस टू सेंटर ऑफ मास। ये क्या एनालॉगस सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? ये बेसिकली ये सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ मास की जैसे ही काम करता है, ठीक है। इट इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी आई है तो यहाँ पे देखो वेटेड एवरेज ऑफ द फोर्स आता था किसके अंदर, सेंटर ऑफ मास के अंदर, बट यहाँ पे वेटेज एवरेज ऑफ द ग्रेविटेशनल इसलिए क्योंकि ग्रेविटी है, इसलिए ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, जो भी हो रहा है यहाँ पे काम ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स वेट्स ऑन द इंडिविजुअल पार्टिकल। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझा ना, एक ऐसा पॉइंट जिसके अराउंड में टॉर्क, जितने भी टॉर्क है उन सबको अगर मैं प्लस करूँ तो मुझे आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो मतलब वो पॉइंट को मैं बोलूँगा ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बॉडी का, ओके। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म। अब इस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका एक्सरसाइज मतलब MCQ और न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। तो आई होप जितना भी मैंने पढ़ाया हूँ वो आप लोगों को समझा हो, और अगर समझा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, जो भी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, और जो भी पुराने हैं उन लोगों को बस इतना ही बोलूँगा जितना हो सके शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।